इट वॉज ईयर 637 क्राइस्ट एरा। प्रॉफिट मोहम्मद को इस दुनिया से पर्दा फरमाए हुए 5 साल से ज्यादा हो चुके थे। वो जाने से पहले पूरे अरेबियन पेनिनसुला को, जो कि अभी तक टुकड़ों में बटा हुआ था, एक दूसरे से लड़ रहा था, उसे इस्लाम के परचम तले एक साथ लेकर आ चुके थे। होल ऑफ अरेबिया वॉज यूनाइटेड अंडर इस्लाम नाउ। अब उनके जाने के बाद जिन्होंने इस्लाम की कमान संभाली, उनके लिए दुनिया कुछ ऐसी दिखती थी जहाँ एक तरफ वो इलाके थे जहाँ तक इस्लाम पहुँच चुका था और दूसरी तरफ वो जहाँ पर इस्लाम अभी तक नहीं पहुँचा था। और इनका अब एकमात्र मकसद था इस्लाम को उस हर इलाके तक पहुंचाना जहां तक वो अभी तक नहीं पहुंचा है। एंड दैट वाज द होल वर्ल्ड बिसाइड्स अरेबिया। एक के बाद एक बड़े बड़े मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च किए जाते हैं दुनिया भर में, जिनकी ताकत और इंटेंसिटी इतनी कि बड़े बड़े एम्पायर्स इस्लाम के परचम के सामने घुटनों पर आ गए थे। जैसा सोचा गया था वैसा हो रहा था। अब उनकी नजर पड़ती है अल हिंद यानी कि हिंदुस्तान पर, जिसने अभी तक अपने इतिहास में एक भी इस्लामिक इन्वेजन देखा नहीं था, शायद सोचा भी नहीं था। पर अरेबिया की हुकूमत ये सोच चुकी थी कि जिस तरह पूरी दुनिया इस्लाम के सामने झुकती जा रही है, उसी तरह हिंदुस्तान भी कुछ ही समय में हमारे हाथ में होगा। पर उन्हें पता नहीं था कि हिंदुस्तान में कुछ हासिल करने के लिए अभी उन्हें 300 साल और लगने वाले थे। रिसर्च करते समय जब मुझे पता चला कि इतने ब्रूटल इन्वेजन्स करने के बाद भी अरेबियन इन्वेडर्स को 300 साल लग गए हिंदुस्तान में कुछ हासिल करने के लिए, जबकि एक तरफ पूरी दुनिया उनके सामने गिरती जा रही थी, तो दिमाग में बस एक ही सवाल आया कि ऐसा क्या था जिसने हिंदुस्तान को 300 सालों तक बचा कर रखा। इस डॉक्यूमेंट्री में ना सिर्फ आपको उसका जवाब मिलेगा, साथ में मैंने इस कहानी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक ग्राफ बनाया है जो कि थ्रू आउट द वीडियो इस्लामिक कंट्रोल ओवर भारत को रियल टाइम ट्रैक करेगा और बताएगा कि भारत पर इस्लामिक कंट्रोल, जो कि एक समय पर बिल्कुल जीरो पर था, वो विद टाइम इतना कैसे बढ़ गया। दिस विल चेंज द होल एक्सपीरियंस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री, और ये करना तो बनता ही था क्योंकि एट द एंड of the day you are watching। देखो, हम आज से 1387 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब ये देश इंडिया नहीं भारत हुआ करता था, और ये भारत आज के इंडिया से कुछ अलग ही दिखता था। उस समय के भारत को ऐसे समझो कि ये इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट अलग अलग छोटे बड़े किंगडम्स में बटा हुआ था, जिन पर सदियों से हिंदू राजाओं का राज था। और वैसे तो ये किंगडम्स प्रॉपर्ली बटे हुए थे और इनके बीच में रेगुलरली कन्फ्लिक्ट्स भी होते रहते थे, पर फिर भी ये किंगडम्स अपने आप को एक ब्रॉडर भारतवर्ष के आइडिया का पार्ट मानते थे और इनका कल्चर भी बहुत हद तक सिमिलर ही होता था। भारतवर्ष का वो एरिया जहाँ से आने वाले सालों में ये अरेबिक इन्वेजन्स होने वाले थे, बेसिकली आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया। वहाँ पर 3 किंगडम्स हुआ करते थे, नेमली सिंध, काबुल और जाबुल। और अगेन ये तीनों स्टेट्स अभी तक पूरी तरह हिंदू राजाओं के कंट्रोल में थे। एक चीज याद रखना कि भारतवर्ष ने अभी तक फॉरेन इन्वेजन तो बहुत देखे थे, पर इस्लामिक इन्वेजन एक भी नहीं देखा था, इसलिए उनको अंदाजा भी नहीं था कि आगे चल के उनके साथ क्या होने वाला था। अब इसी समय में अरेबियन पेनिनसुला में प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए खलीफत सिस्टम स्टैब्लिश किया जा चुका था, जिसमें बेसिकली एक खलीफ होता है जिसे पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर माना जाता है, और उसी के हाथ में इस्लाम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है। इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उस समय के खलीफ ने दुनिया भर में बड़े बड़े मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च कर दिए, जिनका केवल एक ही मकसद था, एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम एट एनी कॉस्ट। इन इन्वेजन्स की इंटेंसिटी इतनी भयानक थी कि इनके सामने बड़े बड़े एम्पायर्स घुटनों पर आ गए। जैसे सबसे पहले ससैनियन एम्पायर, जो कि पर्शिया यानी कि आज के ईरान को कंट्रोल करते थे, उस पूरे एम्पायर को इन अरब इन्वेडर्स ने हरा दिया। इसके बाद फिर डेमस्कस, इजिप्ट, जेरूसलम, एक एक करके सारे बड़े एम्पायर्स इनके सामने जमीन पर आते जा रहे थे। और अब इनकी नजर भारतवर्ष पर पड़ चुकी थी, क्योंकि इतने सारे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जीतने के बाद भी इनकी दुनिया जीतने की भूख अभी मिटी नहीं थी, इनको और चाहिए था। और भारतवर्ष जैसा अमीर और समृद्ध देश इनके अगले कैंपेन फॉर एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम के लिए परफेक्ट था। और ध्यान रहे, अभी तक इस्लामिक कंट्रोल ओवर भारत बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसलिए ये प्लॉट पॉइंट भी लगभग 0 पर ही था। बट इट वॉज अबाउट टाइम फॉर थिंग्स टू चेंज, अनफॉर्चुनेटली इन अ बैड वे। The year was 637 CE. The Caliph was उमर खत्तब, और पहली बार एक अरब आर्मी, एक मुस्लिम आर्मी भारतवर्ष की तरफ आ रही थी, महाराष्ट्र के थाने कोस्ट की तरफ आ रही थी। The goal was simple, एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम एट एनी कॉस्ट। दे लॉन्च एन अटैक, पर इंटरेस्टिंगली ये अरब आर्मी थाने से बुरी तरह से हार कर वापस आ गई। देखो, दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब कोई अरब आर्मी भारत के किसी राज्य से लड़ रही थी, और उनको आइडिया ही नहीं था कि भारतवर्ष के लोग किस तरह से युद्ध करते हैं। और फिर लोकल रेजिस्टेंस इतना तगड़ा था अलॉन्ग विद देयर गुरिल्ला टैक्टिक्स कि अरब आर्मी को आसानी से यहाँ से भगा दिया गया। एंड द फर्स्ट एवर अरब अटेम्प्ट टू इन्वेड भारतवर्ष फेल्ड मिजरेबली, एंड द लेवल ऑफ इस्लामिक कंट्रोल ओवर भारत वाज
स्टिल एट 0। पर अनफॉर्चुनेटली ये फेल्ड अटैक एक ऐसे कारवां की शुरुआत कर चुका था जिसमें आने वाले 1000 सालों तक भारतवर्ष पर ना जाने कितने इन्वेजन्स होने वाले थे। अब ये पहला अटैक फेल होने के बाद 2 और अटैक्स लॉन्च किए गए, वन टू भरूच इन गुजरात जिसे आज हम भरूच बोलते हैं, और दूसरा अटैक ऑन देबाल जो कि आज के कराची के पास एक पोर्ट टाउन हुआ करता था। पर फिर भरूच और दाहिर के हिंदुओं ने इन लोगों को ऐसी फाइट दी कि कुछ ही समय में अरब आर्मी का लीडर जो कि इस पूरे कैंपेन को लीड कर रहा था, ही वाज ब्रूटली किल्ड, और ये कैंपेन भी फेल हो गया। मतलब समझे, इट वाज नॉट लाइक कि अरब इन्वेडर्स ने ये डिसाइड किया कि अब भारत चाहिए और वो यहाँ आए। उन्होंने अटैक्स लॉन्च किए और पूरा भारतवर्ष उनके कंट्रोल में आ गया। उनको यहाँ के हिंदुओं से लंबे समय तक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस मिला था। अब ये फेल्ड अटेम्प्ट्स करते करते ईयर 637 से 662 आ चुका था। एक बार और कलीफ बदल चुका था और नए कलीफ के दिमाग में पिछले 25 सालों के इन फेल्ड अटेम्प्ट्स को लेकर बहुत गुस्सा था, बहुत फ्रस्ट्रेशन थी। इसलिए उसने ये हुक्म दिया कि जिस इलाके में हमारे पिछले लोग पिछले 25 सालों से हार रहे हैं, हम उसी इलाके का यानी कि सिंध का ऐसा हाल करेंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी। अनफॉर्चुनेटली अब जो होने वाला था उसे सिंध की आने वाली पीढ़ियां याद रखने वाली थी। दिस टाइम दीज अरब पीपल, मेनली हरास अल अब्दी जो कि इस पूरे कैंपेन को लीड कर रहा था, वो जीत जाता है। उसके बाद सिंध के इस टाउन को लूटा जाता है, वहाँ के हजारों लोगों को जिंदगी भर के लिए गुलाम बनाया जाता है और इवन हजारों लोगों का सिर्फ एक दिन में। आपको समझ आ ही गया होगा कि अब फाइनली चीजें अरब इन्वेडर्स के फेवर में जा रही थी। नाउ सिंध के फ्रंटियर स्टेट्स का स्वाद चखने के बाद हरास और आगे बढ़ता है। अभी तक के युद्ध में हरास को कोई तगड़ा रेजिस्टेंस नहीं मिला था, पर उसे शायद पता नहीं था कि इस बड़ी भार अरब आर्मी का सामना अब किससे होने वाला था। ये जो कीकन स्टेट था वो वैसे तो सिंध के अंडर में ही आता था, पर यहाँ पर जाट लोगों की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड कम्युनिटी रहा करती थी जो कि नंबर्स में तो बहुत कम थी। पर जब अरब इन्वेडर्स ने कीकन पर हमला किया तो इन थोड़े बहुत जाट लोगों ने इतनी बड़ी हाईली ट्रेंड अरब आर्मी का वो हाल किया कि कलीफ के पास हार की खबर पहुंचाने तक के लिए लोग नहीं बचे थे। इतनी बड़ी और हाईली ट्रेंड अरब आर्मी का ये हाल होना कलीफ के लिए एक पर्सनल ह्यूमिलिएशन जैसा था। इसी दौरान इस कैंपेन के लीडर हरास को भी मार दिया गया और जाट कम्युनिटी के भी बहुत लोग शहीद हुए। पर ये शहादत वेस्ट नहीं हुई क्योंकि उन्होंने इतनी बहादुरी से लड़के सिंध को और इवन पूरे भारतवर्ष को इन अरब इन्वेडर से बचा लिया, क्योंकि अगर एक बार ये सिंध के अंदर घुस जाते तो फिर रुकते नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली इस हार के बाद अब मुस्लिम कैंपेन्स रुकने नहीं वाले थे क्योंकि बात ईगो पर आ गई थी। बस कुछ ही समय के अंदर 6 और अटैक्स लॉन्च किए गए जिसमें से 5 अगेन फेल हो गए विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्लॉटर ऑफ मुस्लिम आर्मी। पर इसके बावजूद कलीफ एक बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि जो अरब आर्मी पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाती जा रही है वो इस छोटे से सिंध के इलाके को क्यों नहीं जीत पा रही। ये चीज उन्हें परेशान कर रही थी। इसलिए अगले 28 सालों तक ईयर 708 तक एक भी अरब आर्मी नहीं भेजी गई सिंध की तरफ। 71 सालों तक लगातार हमले करने के बाद भी द लेवल ऑफ मुस्लिम कंट्रोल ओवर भारत लगभग 0 पर ही था, एंड दैट वाज अ शेमफुल थिंग फॉर अरेबियंस। ईयर 708 में सीलोन यानी कि श्रीलंका से एक शिप अरेबियन पेनिनसुला की तरफ जा रहा था। उस शिप में कुछ स्पेशल माल था जो कि उस समय के कलीफ के लिए अरेबिया जा रहा था। इंटरेस्टिंगली इस शिप को देबाल पोर्ट के पास कुछ पायरेट्स अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ये सुनकर अरबियों की 71 सालों की फ्रस्ट्रेशन वापस जाग चुकी थी। ईगो हर्ट होना लाजमी था, पर ये ईगो हर्ट पिछले 28 सालों की शांति को खराब करने वाला था। अल हजज जिसके हाथ में एशिया में इस्लामिक एक्सपेंशन की पूरी जिम्मेदारी थी, वो ये सब होने के बाद कलीफ से परमिशन लेता है फॉर एन ऑल आउट अटैक ऑन देबाल, और कलीफ परमिशन दे देते हैं बिकॉज देबाल को ये बताना जरूरी था कि उसने ये शिप वापस नहीं लौटा के कितनी बड़ी गुस्ताखी करी है। अल हजज बैक टू बैक अटैक्स लॉन्च करता है देबाल पर बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज के साथ। पर इंटरेस्टिंगली एक के बाद एक हर अटैक पर देबाल की हिंदू आर्मी इतनी भारी पड़ती है कि विद इन डेज इनके सारे कैंपेन लीडर्स को मार दिया जाता है और अरब आर्मीज को वापस भागना पड़ता है। दीज पीपल अगेन फेल्ड मिजरेबली। द लेवल ऑफ मुस्लिम कंट्रोल ओवर भारत was even struggling to move now. अरब इन्वेडर्स की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी एंड नाउ अल हजज वापस एक फाइनल कैंपेन अपनी जिम्मेदारी पर लॉन्च करने की परमिशन मांगता है कलीफ से और उनको अश्योरेंस देता है कि सिंध में जो हमारी पिछले 71 सालों से बेइज्जती हो रही है इस बार वैसा नहीं होगा। उसको समझ आ गया था कि ये लोग कुछ तो गलती कर रहे हैं। देखो अभी तक अल हजज हर कैंपेन में डायरेक्टली ग्राउंड लेवल तक इन्वॉल्व हो रहा था, बट नाउ ही फील्स कि डायरेक्टली ग्राउंड लेवल तक इन्वॉल्व होने की बजाय उसे
उसे हर एक कैंपेन के लिए तगड़े जनरल्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो कि डायरेक्टली फ्रंट से लीड करेंगे पूरे कैंपेन को। इन सिलेक्टेड जनरल्स की तगड़ी ट्रेनिंग करवाई जाएगी जिस पर अथाह पैसा खर्च किया जाएगा ताकि इट ऑल गेट्स परफेक्ट बिफोर अ फाइनल कैंपेन। अल हज्जज ये अच्छी तरह से समझता था कि अगर एक बार सिंध को जीत लिया तो वहाँ इतनी दौलत है कि सारा खर्च किया हुआ पैसा विद इन डेज रिकवर हो जाएगा। नाउ इट वॉज टाइम टू चूज द मेन लीडर फॉर दिस होल कैंपेन और अल हज्जज इस बार एक 17 साल के लड़के को जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था उसे चूज करता है टू लीड दिस कैंपेन फ्रॉम द वेरी फ्रंट। और कासिम के साथ अगले 4 साल हर चीज बिल्कुल डिटेल में प्लान करता है क्योंकि अल हज्जज इस बार हारना अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब साल आ चुका था 712 CE। नाउ कासिम अपनी हजारों की तगड़ी बैटल हार्डन्ड आर्मी को लेकर सबसे पहले देबाल यानी कि सिंध पहुंचता है एंड द सीज फॉर्मली बिगिंस। इस बार अरब आर्मी का हमला इतना भयानक था कि 3 दिन के अंदर देबाल कासिम के हाथ में था जो इस शहर का गवर्नर था भाग चुका था। यहाँ के मंदिरों के पुजारियों को मारा जा चुका था, मंदिरों को तोड़ा जा चुका था, एक बहुत बड़ा नया मस्जिद खड़ा करवाया जा चुका था और 4000 मुस्लिम्स को वहाँ देबाल में छोड़ा जा चुका था ताकि इस शहर का इस्लामिफिकेशन शुरू हो जाए। द लेवल ऑफ मुस्लिम कंट्रोल ओवर भारतवर्ष वॉज फाइनली राइजिंग। देबाल वॉज डन। अब अगली नेरून की बारी थी। एक तरफ जहां देबाल के लोगों ने इन अरब इन्वेडर्स को भारतवर्ष में घुसने से रोकने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, वहीं दूसरी तरफ बस कुछ ही किलोमीटर दूर नेरून के लोगों ने बिना कुछ करे सरेंडर कर दिया। अब कासिम सिंध के फ्रंटियर टाउन्स को जीतते हुए आगे बढ़ता है एंड ही फाइनली रीचेस द वेस्टर्न बैंक ऑफ रिवर सिंधु और नदी के जस्ट उस पार सिंध का काइंड ऑफ कैपिटल एरिया था जहां पर राजा दहिर का किला था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई अरब आर्मी सिंध के इतना अंदर तक पेनिट्रेट कर पाई हो क्योंकि अभी तक सिंध पर जितने भी अटैक्स हुए थे उनमें राजा दहिर को ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा था। इसी वजह से राजा दहिर ने यही एक्सपेक्ट किया था कि इस बार भी इनको बाहर ही रोक लिया जाएगा, पर अरब आर्मीज अब ऑलमोस्ट किले तक आ चुकी थी। इसलिए राजा दहिर की टेंशन अब बढ़ती जा रही थी क्योंकि वो एक फुल फ्लेजेड जंग के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थे, पर जंग तो होने वाली थी। और ये टेंशन और बढ़ गई जब लास्ट मोमेंट पर राजा दाहिर के एक क्लोज एड ने सिंध और पूरे भारतवर्ष के साथ गद्दारी करी और कासिम के साथ मिल गया। फाइनली कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच में एक भयानक जंग होती है जिसमें राजा दाहिर और सिंध की सेना बहुत बहादुरी से लड़ती है, बट अनफॉर्चुनेटली शाम तक लड़ते लड़ते राजा दाहिर युद्ध में ही शहीद हो जाते हैं और अब किले को बचाने की जिम्मेदारी महारानी पर आ जाती है। दिस ब्रेव लेडी द महारानी ऑफ सिंध गिव स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू दिस अरब इन्वेडर्स। पर जब उनको समझ आ गया कि अब किले को बचाना पॉसिबल नहीं है तब उन्होंने एक बहुत ब्रेव डिसीजन लिया। उन्होंने कहानियों में सुना था कि ये अरब इन्वेडर्स किसी जगह को जीतने के बाद वहाँ की महिलाओं के साथ क्या क्या करते हैं, इसलिए कासिम के किले में अंदर घुसने से पहले शी सेट हरसेल्फ ऑन फायर। किले की बाकी महिलाओं ने भी अपनी महारानी को देखते हुए कासिम और उसकी सेना के किले में अंदर घुसने से पहले खुद को आग में झोंक दिया और इसी तरह भारतवर्ष में जोहर की प्रथा शुरू हुई। फाइनली कासिम किले में घुसता है और अगले बस 2-3 दिनों में 6000 सोल्जर्स का मैसेकेयर करवा देता है और जो सिंध के नॉन कॉम्बिडेंट्स थे जैसे सोल्जर्स की वाइफ्स, बच्चे, बूढ़े, उनको गुलाम बनाकर अरेबिया भेज दिया जाता है। दिस नंबर टोटल्ड अप टू 30,000। इन सब के अलावा यहाँ उसे जो वेल्थ मिली वो उसके कॉम्प्रिहेंशन के बियॉन्ड थी और इसकी वजह से लेवल ऑफ मुस्लिम कंट्रोल ओवर भारत अब और ऊपर बढ़ चुका था। पर अब इन लोगों ने भारतवर्ष का खून और पैसा दोनों चख लिया था, इसलिए सिंध को जीतने के बाद अभी और बहुत कुछ जीतना बाकी था। अभी मुल्तान को मुल्तान बनाना बाकी था। कासिम सिंध के मेन कैपिटल एरिया को जीतने के बाद अब और आगे बढ़ता है एंड ही रीचेज अ प्लेस कॉल्ड मुल्तान। ये कोई रैंडम जगह नहीं थी, लगभग हजारों सालों से मुल्तान सनातन धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, जस्ट लाइक मथुरा, काशी एंड इवन अयोध्या। इसी मुल्तान में एक बहुत ग्रैंड आदित्य मंदिर था जिसे देखने के लिए दूर दूर से फॉरेन ट्रेवलर्स आते थे। अनफॉर्चुनेटली कासिम का अगला निशाना था यही मुल्तान। ऐसा कहा जाता है कि मुल्तान को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसकी बॉर्डर वॉल्स को भेद पाना इम्पॉसिबल था विदाउट हैविंग दैट सीक्रेट क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिजाइन। पर कासिम के पास अभी तक वो सीक्रेट क्रूशियल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए महीनों तक उसकी आर्मी मुल्तान के अंदर नहीं घुस पाई। पर फिर वही हुआ जो कि भारतवर्ष के साथ अगले हजारों सालों तक होने वाला था, अ हिंदू बिट्रेयल।
मूलस्थान के एक सिटीजन ने कुछ पैसों के बदले में वो सीक्रेट कासिम की आर्मी को बता दिया एंड द हैवॉक ऑफ मुस्लिम आर्मी स्टार्टेड अगेन। मूलस्थान के हर उस हिंदू को ब्रूटली मार दिया गया जो कि उनके खिलाफ हथियार उठाने के काबिल था। बच्चों, महिलाओं और पुरोहितों को गुलाम बना लिया गया और जो वहाँ पर ग्रैंड आदित्य मंदिर था उसका सारा खजाना लूट लिया। कासिम ने यहाँ से इतनी दौलत लूटी कि अल हज्जज ने इस पूरे कैंपेन पे जितना पैसा लगाया था उसका लगभग डबल पैसा ऑलरेडी रिकवर हो चुका था। एंड एज यूजुअल हजारों साल पुराने इस हिंदू टाउन में एक बहुत बड़ा जामा मस्जिद खड़ा करवा दिया गया। दैट मीन मूलस्थान वाज अ थिंग ऑफ अ पास्ट नाउ। और अब जो दिख रहा था वो था इस्लामिफाइड मुल्तान। Finally, the level of Muslim control over भारत was at peak। मोहम्मद बिन कासिम के इस पूरे कैंपेन के बाद पहली बार भारतवर्ष के लोगों को ये पता लगा था कि एक ऑल आउट मुस्लिम इन्वेजन कैसा दिखता है। वो ऐसा दिखता है जिसमें कोई रूल्स नहीं होते, कोई असूल नहीं होते, होती है तो बस बेरहमी। Now this was not the end for Hindus, क्योंकि अब ईयर आ जाता है 714 और कासिम अपना भारतवर्ष का कैंपेन खत्म करके वापस लौट चुका है। इंटरेस्टिंगली जिन जगहों पर कासिम ने अपना कंट्रोल जमाया था वहाँ के हिंदुओं ने वापस उन एरियाज पर अपना कंट्रोल लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे कासिम की जीती हुई ऑलमोस्ट सारी टेरिटरी मुस्लिम्स के कंट्रोल से चली गई। द ग्राफ वॉज अगेन डिक्लाइनिंग। अगले कलीफ ने भी कासिम के बाद बहुत सारे कैंपेन्स लॉन्च करे भारतवर्ष पर, बट अगेन नन ऑफ देम सक्सीडेड। और 10th सेंचुरी के एंड तक पूरे भारतवर्ष में बस 2 छोटे टेरिटरीज बचे थे मुस्लिम्स के कंट्रोल में। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कासिम ने जिन जगहों को जीता था वहाँ के हिंदूज अपनी रूट से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे और उनके दिलों में सनातन धर्म को लेके बहुत प्यार था। एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्रोल बढ़ता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ ऑलमोस्ट 300 सालों की अनगिनत कोशिशों के बाद भी, मोहम्मद बिन कासिम के इतने सक्सेसफुल कैंपेन के बाद भी इस्लामिक कंट्रोल भारतवर्ष में अपने लोएस्ट पर था। पर ये तो आपको भी पता है कि भारतवर्ष में इस्लामिक कंट्रोल किस लेवल तक पहुंचने वाला है। आपको भी पता है कि एक पॉइंट ऐसा आने वाला है जब पूरा भारतवर्ष ही इनके कंट्रोल में होगा। तो आखिर ये होगा कैसे? कहानी में जहाँ तक हम पहुंचे हैं, समथिंग अराउंड द एंड ऑफ 10th सेंचुरी, तब तक तो इस्लामिक कंट्रोल अपने लोएस्ट पॉइंट पर है। बट अनफॉर्चुनेटली भारतीय मेनलैंड से दूर अफगानिस्तान वाले एरिया में एक आदमी का राइज हो रहा था। गजनी के महमूद का राइज हो रहा था। एंड दिस मैन महमूद ऑफ गजनी अनफॉर्चुनेटली टर्न्स हिज अटेंशन टुवर्ड्स अल हिंद, मतलब हिंदुस्तान। और अभी तक जो हाल भारतवर्ष के बस फ्रंटियर स्टेट्स और उनके हिंदुओं का हुआ था, वो हाल अब लगभग पूरे भारतवर्ष का होने वाला था। द लेवल ऑफ इस्लामिक कंट्रोल वाज अबाउट टू एक्सप्लोड और इस देश के हिंदुओं को अब अगले 1000 सालों तक वो झेलना था जो उन्होंने अपने वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था।